लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं प्यारे भाई? तो भाई हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट लॉस में दो शीट है। पहली शीट जो बड़ी थी वो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, और आज हम अपनी प्रॉफिट लॉस चैप्टर की सेकंड शीट जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चे? मैं आपको क्लास में जितना पढ़ा रहा हूं वही काफी है, वही पढ़ना है। सिलेक्शन बैच जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ है प्यारे भाई कि जो पढ़ा दे वो सर्वोत्तम है। आपको अपनी तरफ से जरा सी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कि आपको दिख भी रहा होगा इतने समय से आप मेरे साथ हो कि मैं क्लास में ही सारे टाइप, सारे सवाल, सारी वैरायटी कवर कराता हूं, मिसलेनियस भी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का पहला टाइप जो है बच्चों वो आपके सामने आएगा रेट या भाव वाले सवाल। सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले रेट समझो आप लोग। रेट या भाव होता क्या है? मान लो आप जो है आलू खरीदने जाओ मार्केट में, भैया आलू कैसे दिए? तो वो बोलेगा 40 रुपया किलो। क्या बोलेगा? 40 रुपया किलो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ये आलू का रेट है। आप दुकान में टॉफी लेने जाओ तो टॉफी वाले से पूछोगे भाई साहब टॉफी कैसी दी? तो बोलेगा 1 रुपए की 4 टॉफी, 4 टॉफी पर रुपया, है ना? यानी कि वो कहेगा कि 1 रुपए की मेरे दोस्तों आपको 4 टॉफी मिलेंगी। तो ये क्या है? टॉफियों का रेट है। अब देखिए, कुछ वस्तु ऐसी हो जाए जो तोल के बेची जाती हैं, जैसे कि आलू, दाल, चीनी, चावल। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो गिन के बेची जाती हैं, जैसे कि केला हो गया, जैसे कि अंडा हो गया। तो मान लो आप मार्केट से अंडा खरीदने गए या केला खरीदने गए आप मार्केट से, मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने बोला केले वाले से भाई साहब केले का भाव दिए। तो केले वाले ने बोला कि भैया, अच्छा अंडा ही मान लेते हैं, 3x एट द रेट ऑफ 40 रुपी। कि आप जो मैं आपको अंडे बेच रहा हूं वो है 3x एट द रेट ऑफ 40 रुपीज। क्या आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों कि इस बात का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लेते हैं। पहले आप भाव का मतलब समझिए। पहले आप रेट या भाव का मतलब समझिए मेरे प्यारे भाई। कि मान लीजिए आप दुकान में जाते हैं और आप अंडा खरीदते हैं, किस भाव से? 3x एट द रेट ऑफ 40, यानी कि हर 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से आप खरीदते हो। तो दुकान वाला आपको 3 एग्स का प्राइस बता रहा है 40 रुपए। आप कहोगे सर एक एग का क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि एक एग का अगर आप प्राइस निकालोगे आएगा 40/3। 40/3 क्या आएगा? दशमलव में 13.33 रुपए हो जाएगा। अब आप 13.33 रुपए दुकानदार को कैसे पे करोगे? नहीं दे सकते ना, नोट ही नहीं आता कोई। इसलिए दुकानदार आपको ऐसे बता रहा है कि भाई साहब अंडे जो खरीदो ना 3 के हिसाब में खरीदो, मैं आपको हर 3 अंडे 40 रुपए के दूंगा। आप मेरे से 6 अंडे मांगोगे, मैं आपको 80 रुपए के दे दूंगा। भाई साहब आप मुझसे 9 अंडे मांगोगे, मैं आपको 120 रुपए के दे दूंगा। यानी कि दुकानदार ये चाह रहा है कि आप जो भी अंडे खरीदो 3 के मल्टीपल में खरीदो। उसने 3 अंडों का रेट कर रखा है 40 रुपए, कि एक अंडे का दशमलव में चला जाएगा रेट, 2 अंडों का भी दशमलव में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से भी कुछ वस्तु बेची जाती हैं। सबको समझ में? अगर आपके सामने लिखा हुआ है यू बाई 3x एट द रेट ऑफ 40, यू बाई 3x एट द रेट ऑफ 40, इसका मतलब यह है कि आप हर 40 रुपए में 3 अंडे खरीदते हो। अगर आप 80 रुपए देगे तो दुकानदार वाला आपको 6 अंडे देगा। अगर आप 120 रुपए दोगे दुकानदार आपको 9 अंडे देगा। समझ में आई कि नहीं बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। यानी कि हाँ, आर्टिकल ऐसे बेचे जा रहे हैं कि हर 3 आर्टिकल की कीमत 40 रुपए है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना? अगर 3x 40 रुपए के हैं तो एक एक का सीपी क्या होगा? 40/3 रुपए होगा। बस इतनी सी बात पे सवाल बनते हैं, आ जाइए। ठीक है, ध्यान सुनेगा। देखो ऐसा होता है कि दुकानदार खरीदता और किसी रेट से है और बेचता किसी और रेट से। हटा दो के शबी, है ना? ऐसा होता है ना कि दुकानदार खरीदता किसी और रेट से, सामान बेचता किसी और रेट से। तो फिर प्रॉफिट और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए पेपर में सवाल आता है। देखिए, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
है ना। तो दुकानदार भी घर में सामान थोड़ा ना बनाता, वो भी खरीद के लाता है। तो दुकानदार खरीद के लाता है 10 ऑरेंजेस ₹4.50, ये खरीदने का रेट है कि हर 10 संतरे दुकानदार 50 रुपए की दर से खरीद के ला रहा है। जब बेचने की बारी आ रही है तो बेच अलग रेट से रहा। किस रेट से बेच रहा है? ही सेल्स एट द रेट ऑफ 12 ₹4.74। हर 12 संतरे 74 रुपए की दर से बेच रहा है। उसका गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? तो आप बताओ, ऐसे सवाल जब भी आप एक आर्टिकल का सीपी और एक आर्टिकल का एसपी निकाला करो, एक पे ध्यान दिया करो। आप 10 संतरे 50 रुपए की दर से खरीदते हो तो एक संतरे की कीमत कितनी आएगी? 50/10 5 रुपए। आप बेचते हो हर 12 संतरे 74 रुपए में, तो एक संतरा कितने का बेचोगे? एक संतरा बेचोगे 74/12 रुपए की दर से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एक संतरे का सीपी है, ये एक संतरे का एसपी है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा? रेशियो। देखो, आप जितना सामान खरीद के लाओगे वो सारा का सारा सामान बेचोगे, लेकिन प्रॉब्लम है खरीदा किसी और रेट से है, आपने बेचा किसी और रेट से। तो हम ये पता लगाएंगे कि एक आर्टिकल का सीपी क्या है, एक आर्टिकल का एसपी क्या है। और क्या ले लेंगे? रेशियो। रेशियो ले लेंगे, यहां गुणा हो जाएगी। 12 पंजे 60/74, 60/74 2 से कट जाएगा, 30/37। अल्टीमेटली दुकानदार 30 का सामान 37 में बेच रहा है, तो लॉस तो हो ही नहीं रहा बेटा। प्रॉफिट हुआ 25% प्रॉफिट तो नहीं हुआ। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्योंकि 30 का सामान अगर 37 में बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ 30 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है? गुणा 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, एक जीरो कट गया, 70/3 आ गया, 23 सही, 1/3% गेन। तो बहुत आसान सवाल है कि नहीं? ये बताइए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर का सवाल। नमन हैड परचेज 25 आर्टिकल ₹4.22। आप ये मत समझ लेना कि नमन ने 25 आर्टिकल खरीदे, नहीं, गलत बात। मैं आपसे कहूं कि भैया आप आलू खरीदने गए, 20 रुपए किलो के आलू, आपने कितने आलू खरीदे? कितने भी खरीद सकते हो। ये आलूओं का भाव है 20 रुपए किलो, आपने किलो आलू नहीं खरीदे। ऐसे ही नमन कुछ वस्तु खरीद के ला रहा है। किस रेट से खरीद के ला रहा है? खरीद के ला रहा है 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से। हर 25 आर्टिकल 22 रुपए की कीमत से खरीद के लाता है। कितने आर्टिकल खरीद के लाया नमन? नहीं पता। हां, इतनी बात कंफर्म है कि नमन जितने आर्टिकल लाएगा वो सभी के सभी आर्टिकल बेचेगा। सोल्ड ऑल दी आर्टिकल्स। तो नमन आर्टिकल खरीद के ला रहा अलग रेट से, बेच रहा है अलग रेट से। बात समझे? तो नमन ने मेरे दोस्तों कुछ वस्तु खरीदी है, किस भाव से? 25 आर्टिकल ₹4.20। हर 25 आर्टिकल 22 रुपए के खरीदता है, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? एक आर्टिकल खरीद रहा है 22/25 रुपए का। फिर सभी आर्टिकल को बेचता है, किस रेट से बेचता है? एट द रेट ऑफ 22 ₹4.20। यानी कि हर 22 आर्टिकल 25 रुपए की दर से बेच रहा है। हर 22 वस्तु 25 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की बेच रहा? अगर हर 22 वस्तु 25 रुपए की बेचेगा तो एक वस्तु बेच रहा है 25/22 रुपए की। यानी कि नमन एक आर्टिकल इतने रुपए का खरीदता है और एक आर्टिकल इतने का बेच देता है। खरीदा अलग रेट से, बेचा और रेट से। तो कितना प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों? आप क्या ले लेंगे? इसका रेशियो। ठीक है भाई। अब यहां देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ कट तो ना रहा नहीं है। 22 × 22 484 और 25 × 25 625। अल्टीमेटली 484 का सामान भाइयों 625 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ जी? देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, या देख लेते हैं। 484 का 625 में बिका तो कितना? 16 और 125, 141 का प्रॉफिट हुआ बच्चों 484 पर। ये है ना? बताइए, 141 का प्रॉफिट हुआ 484 पर। कितना है परसेंटेज में? गुणा 100%। तो मुझे बताइए लगभग कितने परसेंट आ जाएगा? अप्रोक्स कितने परसेंट आ जाएगा? अप्रोक्स बताओ। 141 का प्रॉफिट हुआ 484 पर, लगभग कितना परसेंट आएगा? देखो, 484 को अगर 480 भी मान लो कि ये 480 है, 480, तो आप ये बात जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जीरो से हम ये जीरो काट देंगे तो ये 48 तिया 144, ये 3 से कम आएगा, तो 3 दूसाम 30, 30% से कम आना चाहिए। तो आंसर होगा लगभग सी ऑप्शन, अप्रोक्स 29.1%। ठीक है, क्योंकि 484 से अगर 141 को भाग दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों हैं ये
0.3 से कम आएगा, बिल्कुल सही। तो यानी कि 30% से कम रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या किया है भाई? आप इतना नहीं करना चाहते तो देखिए ये आया 100% से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 484 से जब हम इसको भाग देंगे तो 30 से कम आएगा, कि 48 थी 144 होता है, 141 है, 30% से कम आएगा, हल्का सा कम आएगा, वो एक ही ऑप्शन था सी। ठीक है, आओ, क्योंकि आंसर अप्रोक्स में है। सवाल नंबर तीसरा, ए मर्चेंट बाइज ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी बी एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी ए। सवाल में बोला है बी इज लेस देन ए, बी छोटी संख्या है, ए बड़ी संख्या है। देन इन द होल आउटले, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में सभी वस्तुओं की बिक्री पर उसने क्या लाभ हानि कमाया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। देखिए, एक व्यापारी खरीदता है ए वस्तु बी रुपए की दर से और बेचता है बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी ए, बेचता है बी वस्तु ए रुपए की दर से। खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से। पूरे ट्रांजैक्शन में उससे क्या लाभ हानि हुआ बच्चों, क्या निकालेंगे, एक वस्तु का सीपी। तो एक व्यापारी ए वस्तु खरीदता है बी रुपए की, अगर ए वस्तु बी रुपए खरीद रहा है तो एक वस्तु कितने की खरीदेगा, बी बटे ए की। अगर व्यापारी ए आर्टिकल बी रुपए के खरीद रहा है तो एक आर्टिकल कितने का खरीद रहा है, बी बटे ए का। हाँ, और जब बेचने की बारी आती है तो बेचता किस रेट से प्यारे दोस्तों, बेचता है बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपये, हर बी वस्तु ए की दर से बेचता है ना। और ए रुपए में बी संख्या में माल बेचता है, हर बी वस्तु ए रुपए की बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने की बेचेगा, बी बटे ए रुपए की। एक वस्तु इतने की खरीद के इतने की, सॉरी ए बटे बी रुपए की बेचेगा, ए बटे बी रुपए की, गलत कर दिया ना। हर बी वस्तु ए रुपए की बेच रहा है तो एक वस्तु ए बटे बी रुपए की बेचा है। लाभ हानि कितना हुआ, आप इसका रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो ले लेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती, मैं आपको सिखा चुका हूं। बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो सवाल में ये साफ साफ बताया गया है कि बी से बड़ी संख्या है ए, यानी कि बी स्क्वायर से बड़ा होगा ए स्क्वायर, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि बी स्क्वायर से बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर की है, क्योंकि सवाल बोला है बी से बड़ा है ए, तो यानी कि प्रॉफिट कितना होगा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉफिट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉफिट होगा बी स्क्वायर पर, कितने सीपी पर, बी स्क्वायर पर, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा 100% गेन, यानी कि सवाल का आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। सब बच्चे समझ ही गए होंगे, इस टाइप के सवाल को कर लेंगे ना आप। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ना, इसी टाइप को एक लेवल आगे बढ़ाता हूं, ध्यान सुनेगा। ए वेंडर बाइज 20 पेन्स फॉर ₹50। एक सेलर 20 पेन खरीदता है 15 रुपए की रेट से और सेल करता है, सेल्स देम एट 15 फॉर ₹20, बेचता है हर 15 पेन 20 रुपए के हिसाब में बेचता है। दुकानदार कहता है भाई साहब मेरी दुकान में आओ, 15 पेन उठा के ले जाओ 20 रुपए के, हर 15 पेन 20 रुपए के, कोई 30 पेन ले जाएगा तो 40 रुपए के, ऐसे बेच रहा है। सवाल यह है, हाउ मेनी पेन शुड बी बॉट एंड सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 245 रुपए। 245 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए, दुकानदार को कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए अगर दुकानदार 245 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। यह सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है, यहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं पूछ रहा, यह पूछा जा रहा आर्टिकल्स की संख्या पूछा जा रही है कि दुकानदार कितने पेन खरीद के बेचे कि उसे 245 रुपए का प्रॉफिट हो। ठीक है, देखो इधर हम लिख रहे हैं पेन्स या आर्टिकल्स और इधर हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों उनका दाम, इधर हम लिख रहे हैं मेरे दोस्तों उनके दाम। ध्यान से सुनेगा, सवाल में क्या बोला है, एक सेलर 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है ना, क्या खरीद रहा है, हर 20 पेन 15 रुपए के। तो अगर मैं 5 से काट दूं इस पूरे को, 5 से, तो 5 24, यानी कि वो 4 पेन कितने रुपए खरीदता है, अगर मैं 5 से काट तो 3 रुपए के। ये क्या है प्यारे दोस्तों, सीपी, एसीपी। तो दुकानदार हर 4 पेन 3 रुपए के खरीदता है। फिर जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है एट 15 फॉर ₹20। वो मेरे दोस्तों दुकानदार
हर 15 पेन 20 रुपए की दर से बेच रहा है, तो यहां भी मैं दोनों तरफ 5 से काट सकता हूं। अगर 15 पेन 20 रुपए के बेच रहा है तो अगर 5 से काटूंगा तो 3 पेन कितने के बेचेगा? 4 रुपए के। 4 रुपए के। तो खरीदार किसी और रेट से रहा है, बेच किसी और रेट से रहा है। खरीद के लाया हर 4 पेन 3 रुपए के और बेच रहा है हर 3 पेन 4 रुपए के। यही है ना, उल्टा है। हाँ, नहीं, ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत? सवाल में है कि 245 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेन खरीद के बेचने चाहिए। एक बात बताओ, दुकानदार जितने पेन खरीदेगा उतने सारे के सारे बेचेगा, यानी कि खरीदे गए पेन और बेचे गए पेन की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां 4 है या 3 है, यही गलत बात है। हमें यहां पे खरीदे और बेचे गए पेन की संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाना है। तो 4 3 को इक्वल बनाओ, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो यहां 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, 4 को 12 बनाना है 3 से गुणा, 3 चौक 12, यहां भी 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि उसने 12 पेन 9 रुपए खरीदे। यहां 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, 4 चौक 16, और यहां पे भाई यहां 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, 4 तिया 12, और यहां हो जाएगा बच्चों ये 4 चौक 16। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप 12 पेन खरीद कर 12 पेन बेचोगे, अगर दुकानदार 12 पेन खरीद के 12 पेन बेचता है तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है? 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, 7 रुपीज का। क्योंकि 12 पेन खरीदेगा 9 रुपए के और 12 पेन बेचेगा 16 रुपए के। तो अगर दुकानदार 12 पेन खरीदकर, प्यारे बच्चों, 12 पेन बेचता है तो दुकानदार को 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। पूछा है 245 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेन खरीद के बेचने चाहिए। दुकानदार को 7 रुपए का प्रॉफिट होता है जब दुकानदार 12 पेन खरीदकर 12 पेन बेचता है। अगर 245 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने पेन खरीद के बेचने चाहिए, आप बताओ। 7 रुपए का प्रॉफिट होता है 12 पेन पे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा इतने पेन पे। 245 रुपए का प्रॉफिट कितने पेन पे होगा? 245 रुपए का प्रॉफिट कितने पेन पे होगा? 245 से गुणा है भाई, 7 से 245, 7 तिया 21, 3 4 7 पंजे 35, 12 गुणा 35 आ गया 420 पेन। आंसर खत्म। ठीक है, 7 रुपए का प्रॉफिट 12 पेन की बिक्री से होता है, तो 245 रुपए का प्रॉफिट कितने पेन की बिक्री से होगा, निकाल लिया। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि भाव का अर्थ क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन करा दे कि भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालने वाले सवाल आते हैं, आप एक आर्टिकल का सीपी एक आर्टिकल का एसपी निकालो, क्योंकि खरीदा और रेट से, बेचेगा और रेट से। लेकिन ये कन्फर्म है जितना माल खरीदेगा उतना बेचेगा, तो हमें एक वस्तु के सीपी एसपी पे ध्यान देना है। 3 प्रश्न करा दिए, हो गया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताओ, एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि दुकानदार जरूरी थोड़ा ना एक ही दुकान से सामान खरीदे, है बच्चों। दुकानदार क्या करता, अलग एक गोदाम से सामान खरीदता है, दूसरे गोदाम से सामान खरीदता, अलग अलग रेट से, फिर दोनों को मिलाकर बेचता है। ये वही सवाल है, ध्यान सुनेगा। सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11,400 रुपीज। कुछ फल खरीदे जाते हैं किस रेट से? 11 फल 100 रुपए के रेट से, है ना। एक दुकानदार ने कुछ फल खरीदे, किस भाव से खरीदे? एट द रेट ऑफ 11,400 रुपीज। इंग्लिश में सेम रहता है, हिंदी बदलती रहती है। हर 11 फल 100 रुपए के रेट से खरीदता है। आगे, एंड एन इक्वल नंबर एट ए रेट ऑफ 9,400 रुपीज। देखा, तो दुकानदार दो अलग अलग जगह से सामान खरीद के ला रहा है ना बच्चे, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद, इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे के सारे फ्रूट्स बेचे जाते हैं एट ए रेट ऑफ 10,400 रुपीज। सारे के सारे फ्रूट 10 एट ए रेट ऑफ 10,400 इस रेट से बेचे जाते हैं। तो पूछा पूरे ट्रांजैक्शन में गेन या लॉस परसेंटेज क्या है, ये आपसे पूछा है। ध्यान सुनेगा बच्चों, यहां हम लिख रहे हैं फ्रूट्स और यहां लिख रहे हैं उनकी कीमत। एक आदमी फल खरीद के लाता है किस रेट से?
हर 11 फ्रूट 100 रुपए की दर से खरीद के लाता है, और इक्वल क्वांटिटी, यहां पे ध्यान सुनिएगा, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट दूसरी जगह से खरीद के लाया, उतने ही फल खरीद के लाया, दूसरी जगह से भी उतने ही फल खरीद के लाया, लेकिन किस रेट से? हर 9 फ्रूट 100 रुपए के रेट से खरीद के लाया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये इक्वल नंबर तो है ही नहीं। ये 11 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के, ये 9 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के, तो ये तो इक्वल है नहीं। हमें 11 और 9 को इक्वल बनाना पड़ेगा। 11 9 का एलसीएम 99 99। तो 99 बनाने के लिए, 11 को यहां 99 बनाने के लिए पूरे को 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900। यहां 9 को 99 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1100। यानी कि मैं कह सकता हूं दुकानदार ने दो अलग अलग जगह से फ्रूट खरीदे। ये भी 99 फ्रूट खरीदे 999 के, ये भी 99 खरीदे हैं 1100 रुपए के। तो कुल मिला के मेरे प्यारे भाई उसने टोटल कितने फ्रूट खरीदे? कुल मिला के उसने टोटल 99 11 99 प्लस 99 198 फ्रूट खरीदे। कुल मिलाकर उसने 198 फल खरीदे हैं, है ना। दोनों जगह से जोड़ दो ना, जोड़ दीजिए। कितने रुपए में खरीदे 198 फल? आप कहोगे सर 900 रुपए प्लस 1100 रुपए यानी कि 2000 रुपए के। तो दुकानदार दो जगह से फ्रूट खरीद के ला रहा है, टोटल 198 फल 2000 रुपए के, ये रेट है। क्लियर है? तो देखो दुकानदार ने क्या करा, दो अलग अलग जगह से फल खरीद के लाया, फिर उनको आपस में मिला दिया, फिर मिला के सारे के सारे फल सेम दाम पर बेच रहा है एट ए रेट ऑफ 10 400 रुपीज। हर 10 फल 100 रुपए की रेट से वो बेच रहा है। लाभ हानि परसेंट क्या होगा? तो कुल मिलाकर उसने 198 फल खरीदे 2000 रुपए के। तो आप देखो अभी नॉर्मल सवाल बन गया पिछले वाले की तरह जो मैंने अब पढ़ाया भी आपको। अगर हर 198 फल 2000 रुपए के खरीद रहा है तो एक फल कितने का खरीदा? एक फल खरीदा है 2000 बटे 198 का एक फल। जब बेचने की बारी आती है तो सारे फलों को मिला के बेच रहा है, हर 10 फ्रूट 100 रुपए के। अगर हर 10 फल 100 रुपए के बेच रहा है तो एक फल बेचेगा 10 रुपए का। कुल मिला के इतने का फ्रूट इतने का बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा या लॉस होगा? रेशियो ले लेंगे। जब हम रेशियो लेंगे तो इसकी यहां गुणा होगी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और काटेंगे, 200 और 198 को 2 से और काटेंगे तो 100 रेशियो 99, 100 रेशियो 99 आएगा। अल्टीमेटली 100 का सामान 99 बिका, एक का लॉस हो गया, और ये सीधा परसेंटेज में आएगा क्योंकि बेस 100 है, यानी कि 1% लॉस। दुकानदार को यहां पर 1% लॉस हो गया। बताओ समझ में आई आपको मेरी बात? बहुत अच्छे से क्लियर है? ठीक है, ये है बच्चों। चले इसी टाइप का एक और सवाल है, आखिरी कर दीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6, सभी बच्चे करके बताएंगे। देखो मैंने एक क्वेश्चन करा दी, ये आपका होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, है ना। एक सवाल मैंने आपको बहुत डिटेल में तसल्ली से बताया। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7। सवाल नंबर 7 कुछ भी नहीं है, सीपी और एसपी में चेंज वाला है। दो घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 16:23 है। पहले घड़ी के कॉस्ट प्राइस को 10% और दूसरी घड़ी को 477 रुपीज से बढ़ाया गया। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10% एंड दैट ऑफ सेकंड बाय 477 रुपी। नाउ द कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस आर इन द रेशियो ऑफ 11:20। अब दोनों घड़ी के प्राइस का रेशियो 11:20 है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच इन द बिगिनिंग। शुरुआत में सेकंड वॉच का प्राइस क्या था? स्टार्टिंग में सेकंड वॉच का प्राइस क्या था, यह आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। यहां ये फर्स्ट है बच्चों, ये सेकंड है। सवाल के अनुसार अच्छे से पढ़िए। सवाल बोला है दो घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 16:23 है। दो घड़ी के सीपी का रेशियो 16:23। पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस 10%, दूसरी का 477 रुपए बढ़ाया जाता है।
उनके सीपी का रेशियो 11:20 हो जाता है। स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का प्राइस क्या था? स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का प्राइस था 23 यूनिट। ऑप्शन से चेक कर सकते, जो भी नंबर 23 से कटेगा वो आंसर होगा। ये नंबर 23 से नहीं कटता, 23 सत्ते 161, ये भी 23 से नहीं कटेगा है भाई। ये 23 से कट रहा है क्या? 23 पंजे 115, हाँ जी 23 से कट रहा है। ये कट रहा है क्या 23 से? है भाई, ये कटेगा। 23 या 69, नहीं ये भी नहीं कट रहा। आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो एक तो तरीका ये हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? दो घड़ी के सीपी का रेशियो 16:23 है। पहली घड़ी के सीपी को 10%, दूसरे को 477 रुपए बढ़ाया गया। बताओ 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो यहां 16 को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा 10 सालों में चला जाएगा। तो क्यों ना एक एक जीरो बढ़ा लो, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। मान लिया कि पहली घड़ी का सीपी 160 है, दूसरी घड़ी का 230 है। हमने मान लिया कि पहली घड़ी का सीपी 160 है, दूसरी घड़ी का 230 है। हमने पहली घड़ी का सीपी 10% बढ़ाया। तो अगर आप 160 का 10% बढ़ाया, दूसरी घड़ी का सीपी हमने बढ़ाया 477 रुपए, दूसरी घड़ी का सीपी हमने 477 रुपीज बढ़ाया। अब उनके सीपी का रेशियो 11:20 हो गया। अब आप सोचो, पहली घड़ी का सीपी अगर 10% बढ़ाया, 160 का 10% होता है 16। अगर आप 160 को 16 बढ़ाओगे तो पहली घड़ी का सीपी 176 हो गया। हमें नहीं पता दूसरी घड़ी का सीपी क्या है, लेकिन अब दोनों घड़ी के सीपी का जो रेशियो है वो कितना है? दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो 11:20 हो गया। दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो कितना हो गया बच्चों? 11:20। अगर पहली घड़ी का सीपी 176 है, 11 की वैल्यू 176 है 16 गुना, तो दूसरी घड़ी का सीपी भी 20 का 16 गुना होगा। दूसरी घड़ी का सीपी भी 20 का 16 गुना होगा, यानी कि 320। दूसरी घड़ी का सीपी भी 20 का 16 गुना होगा, 320। यानी कि दूसरी घड़ी का सीपी अगर पहले 230 था तो 230 से बढ़ के 320 हो गया। तो सेकंड घड़ी का सीपी कितना बढ़ा है? 90। सेकंड घड़ी का सीपी बढ़ा है 90। 90 की वैल्यू सवाल में 477 रुपए। भाई 230 से 320 यूनिट कितना ज्यादा है? 90। तो सेकंड घड़ी का सीपी 90 बढ़ा, 90 यूनिट की वैल्यू ही 477 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू 477/90। आपसे पूछा सेकंड घड़ी का कॉस्ट प्राइस। सेकंड घड़ी का इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 230 यूनिट। ये आंसर आ गया। 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे। 9 पंजे 45 और 2 9 तिये 27, 53 गुणा 23, एंड में 9 आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, है ना बच्चों? तो आसान सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 8 करो। दो वस्तु ए और बी के सीपी 4:5 के रेशियो में, इन वस्तुओं को बेचने पे दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% प्रॉफिट होता है। दोनों के सेलिंग प्राइस में 960 रुपए का डिफरेंस है। तो दोनों का कुल सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। दो वस्तु ए और बी हैं, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:5 है। दो वस्तु ए बी है, इनके सीपी का रेशियो 4:5 है। सवाल यह है, इन वस्तुओं को बेचने से दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% प्रॉफिट होता है। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है। दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो, हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। अब सवाल में बोला है कि वस्तु ए को बेचने से 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चों, और बी पे 20% प्रॉफिट होता है। तो मेरी कैलकुलेशन आसान रहे तो मैं ये क्या कर लेता हूं प्यारे बच्चों, कि यहां एक एक जीरो बढ़ा लेता हूं। माना ए का सीपी 40 है, बी का 50 है, इजी कैलकुलेशन के लिए। अब ए पे 10% प्रॉफिट होता है, तो ए पे प्रॉफिट 40 का 10%, 4 का प्रॉफिट होगा तो 44 में बिकेगी। दूसरी वस्तु है बी, 50 का 20% प्रॉफिट होता है, इसका सीपी 50 है, 50 का 20% 10, 50 पे 10 का प्रॉफिट होगा तो वस्तु 60 में बिकेगी। तो दोनों वस्तु का टोटल सेलिंग प्राइस पूछा है ना, दोनों वस्तु का टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बताओ? पहली वस्तु का 44 है, दूसरी का 60, 44 प्लस 60 आ गया 104। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 104 आ गया। जो भी आंसर आएगा 104 में 13 है, 13 से कटने वाला नंबर 13 चौका 52, ये 13 से कटेगा, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता। आंसर आ गया।
तो मैक्सिमम सवाल ऑप्शन से होते हैं सॉल्व, इनका इस्तेमाल भी सीखो आप साथ साथ। ठीक है बच्चों, सवाल में दे रखा है दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है। 44 और 60 का डिफरेंस कितना है? 16 है। दोनों के सेलिंग प्राइस 44 और 60 का डिफरेंस 16 है। 16 की वैल्यू ही सवाल में 960 रुपए दी है। कितने गुना? 60 गुना, ये 60 गुना है। तो आपसे पूछा है दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है। दोनों का 104 का 60 गुना कितना आएगा? 104 का 60 गुना आ गया 6240 रुपए। ये दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, खत्म। आगे चलते हैं, अगला। यस, अगला टाइप, छोटे छोटे टाइप होंगे आज की क्लास में ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस चेंज करते हो तो उस वस्तु पे होने वाला जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर बराबर प्रॉफिट या लॉस में चेंज। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट या लॉस में चेंज, इक्वल होता है मेरे दोस्तों। आप किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस में जितना बदलाव करेंगे उस वस्तु पर होने वाले लाभ या हानि में भी उतना ही बदलाव होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये मान लीजिए कि माना ये है पेन, इस पेन का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, आप इस पेन को बेचते हो 120 रुपए में। तो आप 100 रुपए के पेन को 120 रुपए में बेचते हो, यानी कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? 20 रुपए का प्रॉफिट। अब आपने पेन का सेलिंग प्राइस 150 रुपए कर दिया। आपने पेन का सेलिंग प्राइस 150 रुपए कर दिया, यानी कि आपने पेन का सेलिंग प्राइस 30 रुपए बढ़ा दिया। 30 रुपए बढ़ा दिया है ना भाई। पेन का सेलिंग प्राइस 120 से 150 हो गया, आपने पेन का सेलिंग प्राइस 30 रुपए बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, सीपी सेम है 100। अब बताओ अब कितना प्रॉफिट होगा? अब 100 रुपए का सामान अगर 150 में बिकेगा तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने पेन का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? 30 रुपए। तो इस पेन पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी बढ़ गई? पहले पेन पे 20 रुपए का प्रॉफिट था, अब इसी पेन पे 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट भी 30 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बोलोगे हाँ जी सर। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस फिक्स है, कॉस्ट प्राइस नहीं बदला जाता, आप उसके सेलिंग प्राइस में जो चेंज करेंगे, अगर वस्तु में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। सेलिंग प्राइस में चेंज, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया मैंने। चलिए 4 सवाल करेंगे। 9वां, यह सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का है, सुनो। सवाल है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट। 4 ऑप्शन है, आंसर है परसेंटेज में। आधे बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल समझो। देखो एक वस्तु का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस है और कुछ ना कुछ उसका सेलिंग प्राइस है ना। सवाल यह है कि अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें तो उस वस्तु पे जो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी। तो आपसे पूछा प्रॉफिट क्या है। अब आप कहोगे सर कौन सा प्रॉफिट? यह है इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। अगर सवाल में कुछ ना बोला जाए तो प्यारे बच्चों हमेशा हमें इनिशियल वैल्यू बतानी होती है। आप बताओ, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस बदल दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी तो बदल जाएगा। तो हमसे जो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है वो कौन सा पूछा? इनिशियल वाला, पुराना वाला, स्टार्टिंग वाला। ध्यान से सुनिएगा। सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया जाए। माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, आपने सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी, आपने सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया। आपने सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? 2 गुना। आप ध्यान सुनो, अगर किसी वस्तु को 3 गुना करोगे, अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना करोगे तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? 2 गुना। किसी भी चीज को अगर 3 गुना करते हैं तो पहले से 2 गुना बढ़ जाती है। प्रॉफिट 5 गुना हो जाता। माना वस्तु पे पहले प्रॉफिट था पी रुपए, माना वस्तु पे पी रुपए का प्रॉफिट था पहले, अब कितना प्रॉफिट है? 5 पी। तो मुझे बताओ वस्तु पे प्रॉफिट कितना बढ़ गया? वस्तु पे प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 4 पी।
अगर वस्तु पे पहले पी रुपए का लाभ था तो प्रॉफिट 5 गुना 5 पी हो गया, तो वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट कितना बढ़ गया? वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट बढ़ गया 4 गुना 4 पी। बराबर होना चाहिए कि जितना सेलिंग प्राइस में चेंज किया है प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज आएगा कि नहीं। अगर आपने सेलिंग प्राइस 3 गुना किया तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है कितना? 2 गुना। प्रॉफिट 5 गुना हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? 4 गुना। दिस शुड बी इक्वल, यानी कि वस्तु के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और वस्तु पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना है? इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, 4/2 यानी कि 2/1। वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो 2/1 है। इसका मतलब अगर वस्तु पे प्रॉफिट 1 है, अगर वस्तु पे प्रॉफिट 1 है तो वस्तु 2 रुपए की बिक रही है, तो बताओ सीपी क्या होगा? आप किसी सामान को 2 रुपए में बेचते हो और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 1 रुपए। सीपी 1 रुपए होगा, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए। 1 रुपए पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो वस्तु 2 रुपए में बिकेगी। तो यानी कि प्रॉफिट हो गया जी 1/1 100%। 100% प्रॉफिट है। 1 रुपए पे 1 का प्रॉफिट हो यानी कि 100% प्रॉफिट। समझे बात को? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बताया, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा मेरे प्यारे भाई, कि आप पेपर में भी ये करने लगो। ठीक है ना? चलो अब जैसे ये वाला सवाल देखो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। एक बेड का सेलिंग प्राइस इनिशियल का 2 गुना है। प्रॉफिट इज 7 टाइम्स ऑफ इनिशियल। प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट का 7 गुना होगा। तो आपसे पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, बताओ। किसी बेड का सेलिंग प्राइस इनिशियल प्राइस का दुगुना है, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस डबल कर दिया। सेलिंग प्राइस आपने डबल कर दिया तो आपने बढ़ाया कितना? 1 गुना। अगर सेलिंग प्राइस एसपी था आपने 2 एसपी कर दिया, बढ़ा कितना? एसपी। प्रॉफिट 7 गुना हो गया। अगर पहले प्रॉफिट पी था 7 पी हो गया, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 6 पी। प्रॉफिट बढ़ा कितना? 6 पी। दिस शुड बी इक्वल। अगर सेलिंग प्राइस दुगुना कर देते हैं तो प्रॉफिट 7 गुना हो जाता है। अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था, अब 7 पी, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 6 पी। इक्वल होना चाहिए। तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? वस्तु के सेलिंग प्राइस उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो इधर आएगा ना, 6/1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो उस पर 1 का प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी वस्तु को 6 में बेचते हो तो आपको 1 का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5। वस्तु का सीपी 5 होगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 में बिकेगी। तो वस्तु पे प्रॉफिट है 1/5, 1/5 यानी कि 20%। तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% है। ठीक है बच्चों, ये बताइए। If selling price becomes half, then loss becomes 3 times its initial value. Find the loss percentage. Find the initial loss percentage. Sorry. सवाल है, अगर सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है, ठीक है, तो वस्तु पे लॉस 3 गुना हो जाता है। यानी कि देखो, आप किसी वस्तु को प्यारे बच्चों बेच रहे हो तो हमें बेचने से हो रहा है लॉस। अब आपने उसका सेलिंग प्राइस और कम कर दिया और आधा कर दिया तो आपका लॉस भी तो बढ़ जाएगा। आप किसी वस्तु को बेच रहे हो सेलिंग प्राइस में, बेचने से लॉस हो रहा है, आप सेलिंग प्राइस आधा कर दो, कम कर दो सेलिंग प्राइस, तो उस वस्तु पे होने वाला लॉस भी तो बढ़ जाएगा। यही सवाल है कि आपने सेलिंग प्राइस आधा कर दिया, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस को कितना कम कर दिया? अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, अब आधा कर दिया, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस को आधा कम कर दिया। सेलिंग प्राइस को आधा कम कर दिया तो लॉस 3 गुना हो गया। पहले एल रुपए का लॉस है, अब 3L रुपए का लॉस हो रहा है वस्तु पे, यानी कि वस्तु पे होने वाला लॉस कितना बढ़ गया? वस्तु पे होने वाला लॉस 2L बढ़ गया। दिस शुड बी इक्वल। सेलिंग प्राइस को जितना कम किया लॉस भी उतना ही बढ़ जाएगा। हाँ बोलोगे हाँ सब बराबर होना चाहिए। तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो आ गया बच्चों, 2 उतर जाएगा, 4/1। यानी कि जब आप किसी सामान को 4 यूनिट में बेचते हो तो आपको 1 यूनिट का लॉस होता है। जब आप किसी सामान को 4 में बेचते हो 1 का लॉस होता है, तो उसका सीपी कितना होगा? 5। 5 पे 1 का लॉस होगा तभी तो 4 में बिकेगा। तो वस्तु पे प्रॉफिट कितना? इनिशियल प्रॉफिट 20%। 1/5 20% आंसर आ गया। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12।
ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में पूछा है, बनाओ। ए शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट एट सम लॉस। If he reduce the selling price of the product by 5%, his loss increases by 4%. At what loss percentage he sells his product? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 का सवाल है। एक शॉपकीपर अपने इस प्रोडक्ट को बेचता है और बेचने से उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है, शॉपकीपर सामान बेचता है, बेचने से नुकसान होता है। बोला है अगर वो अपना सेलिंग प्राइस 5% घटा देता है, एक तो वैसी बेचने से नुकसान हो रहा है, ऊपर से सेलिंग प्राइस और 5% कम करोगे तो नुकसान और बढ़ जाएगा। बेचने से नुकसान हो रहा है, आप और कम में बेचोगे तो और लॉस बढ़ जाएगा। अगर शॉपकीपर सेलिंग प्राइस 5% कम कर देता है तो उसका लॉस 4% बढ़ जाता है। पूछा है प्रोडक्ट को बेचने से कितने परसेंट लॉस है, एट व्हाट लॉस परसेंटेज ही सेल्स हिज प्रोडक्ट, वो अपने सामान को कितने परसेंट लॉस पर बेचता है। देखो, मान लो जैसे एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है एसपी और उस वस्तु पे होने वाला लॉस है एल। सवाल है कि एक शॉपकीपर अपना सेलिंग प्राइस 5% कम कर देता। शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस कितना कम कर दिया? 5%। शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस 5% घटा दिया तो उसका लॉस 4% बढ़ गया। लॉस कितना बढ़ गया? डायरेक्ट दिया हुआ ना इसमें, लॉस कितना इंक्रीज हुआ? लॉस अपनी वैल्यू का 4% बढ़ गया। तो समझ नहीं आ रहा कि जो शॉपकीपर ने जितना सेलिंग प्राइस घटाया होगा लॉस उतना ही बढ़ा होगा। तो दिस शुड बी इक्वल। अगर है तो बच्चों यहां पे वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो कितना आ गया? 4/5। यानी कि आप किसी सामान को 4 यूनिट में बेचते हो, अगर आप किसी सामान को 4 यूनिट में बेचते हो तो आपको 5 का लॉस होता है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होगा? उस सामान का सीपी होगा मेरे दोस्तों 5 + 4 9। सीपी 9 होगा, 9 पे 5 का लॉस होगा तभी तो 4 में बिकेगा। तो सीपी है 5/9, 1/9 11.11%, 5/9 लॉस का मतलब 55.55%। खत्म। इससे देखो ये बहुत बेहतरीन तरीके, कैसा भी सवाल आ जाए कभी आपको धोखा नहीं देने वाले। ठीक बच्चों, इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों अगला टाइप। अगला टाइप में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक है, और मैं आपको 6-7 सवाल इस टाइप के कराऊंगा, ध्यान से सुनेगा बच्चे। देखो क्या है बच्चे कि आप कुछ सामान खरीदते हो, खरीदने के बाद उसकी रिपेयर पे, मरम्मत पे, है ना, उसको ट्रांसपोर्ट पे कुछ ना कुछ पैसा खर्च करोगे, फिर उसके बाद उसको बेच दोगे। बेचने से क्या लाभ हानि होगा, बस इतना ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आयुष ने 9200 रुपए में पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा और उसकी रिपेयर पर 1200 रुपए खर्च किए। अगर आयुष डिजिटल कैमरा 12,000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बताएं स्टूडेंट्स। आयुष 9200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है, उस पर 1200 रुपए खर्च करता है, फिर उससे 12,000 रुपए में बेचता है। लाभ परसेंट क्या है? ध्यान सुनेगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज टोटल कॉस्ट पे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट पे। आयुष ने कैमरा खरीदा पुराना, 9200 रुपए का मिल गया, फिर 1200 रुपए उस पे उसकी रिपेयर पे खर्च किए, यानी कि आयुष को उस कैमरे का टोटल कॉस्ट क्या पड़ा? 9200 का खरीदा प्लस 1200, 9200 में अगर हम 1200 जोड़ेंगे तो आयुष के लिए टोटल कॉस्ट है 10,400। 10,400 का एक कैमरा पड़ा आयुष को और फाइनली उसने कैमरा 12,000 रुपए में बेच दिया। तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट मतलब सीपीएसपी का रेशियो, ये काट सकते हैं हम लोग है भैया। और ये 8 से चला जाएगा बच्चों, 8 से 104 13 बार, 8 से 120 15 बार। अल्टीमेटली 13 का सामान 15 में बिका तो 2 का प्रॉफिट हुआ 13 पर। परसेंटेज में गुणा 100%, है ना। तो 200 को अगर 13 से भाग देंगे, 13 कम 13 7 0, 13 पंजे 65, 15.38% के करीब, 15% के करीब आएगा आंसर, ये रहा। अगला, सुषमा ने 1,20,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी और उसकी रिपेयर पर 28,500 रुपए सुषमा ने खर्च किए।
फिर उसने उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बताइए बच्चों। सुषमा ने एक पुरानी कार खरीदी है और उस पर फिर 28,500 रुपए रिपेयर पे खर्च किए। तो सुषमा के लिए कार का टोटल कॉस्ट कितना है? 1,20,000 प्लस 28,500। 1,20,000 में 28,500 जोड़ेंगे तो 1,48,500 रुपए आ गया। यानी कि सुषमा के लिए कार का टोटल कॉस्ट ये है। फिर सुषमा ने कार बेच दी 1,38,600 में। 1,38,600 में सुषमा ने कार बेच दी। अब उसे बेचने से कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? तो उसने महंगी कार पड़ी है और सस्ते में बेच दी, यानी कि उसको गेन तो हुआ ही नहीं है प्यारे बच्चों, उसे तो लॉस ही हुआ है। या तो आंसर ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, यही है ना आंसर अप्रोक्स में। भाई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, हुआ तो उसे लॉस है। अब बताओ कितना लॉस हुआ बच्चों, ये बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1485 का सामान 1386 में बिका, यानी कि लगभग लगभग उसे 100 रुपए का लॉस हुआ, लगभग 100 रुपए का लॉस हुआ। अब आप बताओ, एक है 6% के करीब ऑप्शन, एक है 9, ये है 7% के करीब, ये है 9% के करीब ऑप्शन, है ना। तो 1485 का 100 कितना परसेंट आएगा? 1485 यानी कि 1500। अगर 1500 का 9% निकालूं तो 15 निम्न 135 आएगा। ये तो 100 रुपए का लॉस है, यानी कि ये नहीं है, ये वाला आंसर होगा। 1450 यानी कि 1500, 1500 का अगर 7% निकालूंगा तो लगभग 105, 100 रुपए के करीब लॉस आएगा। तो आंसर है पहला ऑप्शन। ऐसे करनी होती है कैलकुलेशन, समझे ना। ये है बेटा, ना कि गधों की तरह भाग करने लगो। ये बताइए, जल्दी से करके बताओ। अब इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 15 फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आपको, जल्दी करो। सेम प्रश्न है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ये करके बताएंगे फटाफट। अरे बताओ भाई, 1,60,000 का कैमरा है, ये है नहीं, 16 लाख का हो गया भाई। 15-12 में उसने बेच दिया तो कितना लॉस हुआ बताइए? 88, ए ऑप्शन 5.5%। 11 आ गया ना, 5.5% आ रहा है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 16। एक दुकानदार ने 72,सौ रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसकी लागत का 9% मरम्मत पे खर्च किया। उसने इसे राजन को 81,100 रुपए में बेच दिया। वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या था? बताओ स्टूडेंट। एक दुकानदार ने 7200 में वस्तु खरीदी, रिपेयर पर 9% खर्च किया और इसे 8100 में बेच दिया। थोड़ा सा लगे, आप बताओ यहां टोटल कॉस्ट क्या आएगा? दुकानदार ने वस्तु 7200 रुपए में खरीदी, इसकी रिपेयर पर 9% खर्च किया। अब बताओ, इसकी उसकी लागत का 9% रिपेयर पर खर्च किया। लागत है 7200, दुकानदार ने 7200 रुपए में वस्तु खरीदी। 7200 का 9% क्या होता है? 7200 पे 9% अगर खर्च किया तो उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 7200 का 109%। 109% की वैल्यू डायरेक्ट है क्या? 1.09। आप बताओ, एक दुकानदार ने एक आर्टिकल 7200 रुपीज में खरीदी,
और लागत का 9% रिपेयर पे खर्च किया। 9% खर्च करेगा तो उसका कॉस्ट 70 to 100 से 9% बढ़ जाएगा, 109% हो जाएगा। ये आ गया। फिर फाइनली उसने राजन को 8100 रुपीज में बेच दिया, है ना। तो टोटल कॉस्ट इतना हुआ, इतने रुपए में बेच दिया। कितना लाभ हुआ मेरे प्यारे भी, हम लोग क्या ले लेंगे, रेशियो। अब यहां डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा और आप जानते हैं कि 9 से जाएगा सबसे पहले, तो 9×8 = 72, ये 900। ये 4 से भी जाएगा बेटा, 4 से 8 2 बार और 4 से 900 है भी 225 बार, आगे नहीं कटेगा। तो 2 गुणा 109 218, रेशियो 225। अल्टीमेटली 218 का सामान है, अल्टीमेटली दुकानदार ने 218 का सामान 225 में बेचा, तो 7 का प्रॉफिट हुआ 218 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, गुणा 100% ही आएगा। तो 218 तिया 654 है भाई, तो ये 3% के करीब आएगा। ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। 218 तिया 654 बचेगा कितना बेटा, 46। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 218 दूनी चला जाएगा बेटा, है ना, 436। तो एप्रोक्स ए ऑप्शन आएगा 3.21%। एप्रोक्स ए ऑप्शन क्लियर है। आगे चलते करो। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी रिपेयर पर कुछ पैसा खर्च किया। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। कार की रिपेयर पर उसने कितना पैसा खर्च किया। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब का सवाल है, ध्यान सुनिएगा। एक कार डीलर ने एक कार 1,08,500 रुपए में खरीदी। एक कार डीलर ने कार खरीदी इतने रुपए में, खरीदने के बाद उसकी रिपेयर पे भी कुछ पैसा खर्च किया। खर्च करने के बाद दुकानदार ने, है ना, कार डीलर ने अपने पास नहीं रखी। कार डीलर ने इस कार को कितने में, 1,56,250 रुपए में बेच दिया। और बेचने से 25% लाभ हुए। लाभ किस पे होगा, टोटल सीपी पे। टोटल सीपी अगर 100% है, 100% पे अगर 25% प्रॉफिट हुआ तो ये 125% की वैल्यू है। कार 125% में बिकी, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 125 से भाग दे दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से गुणा कर दो। यानी कि ये कार का टोटल सीपी रहा होगा कि नहीं रहा होगा बच्चों, कुल कॉस्ट रही होगी, टोटल कॉस्ट है भाई। 1,08,500 में कार खरीदी, फिर उस पर कुछ रिपेयर पे खर्च किया, फाइनली 1,56,250 में बेच दिया और बेचने से 25% लाभ हुआ। 100% में 25% प्रॉफिट हो, 125% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लो। देखो ये जो ऊपर संख्या दे रखे ना, 125 का स्क्वायर है। 125 का स्क्वायर होता है 15,625। 125 बार कट जाएगा जीरो, यानी कि 1,25,000 रुपए। तो कार का टोटल कॉस्ट है प्यारे 1,25,000 रुपए। कार खरीदी थी 1,08,500 में, टोटल कॉस्ट है 1,25,000 कार का, यानी कि बाकी एक्स्ट्रा पैसा कहां गया, रिपेयर पे खर्च किया। 1,25,000 में से 1,08,500 घटाएंगे तो आ जाएगा 16,500 रुपए, है ना। इसमें ये जोड़ोगे तो ही तो 1,25,000 आएगा, यानी कि 16,500 रुपए रिपेयर पे खर्च किए। ए ऑप्शन। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। चलिए बताएंगे इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 18। करो आखिरी सवाल बच्चे। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी और उसकी रिपेयर पे 3,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 12% प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, सवाल है अगर 500 रुपए कम में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। बहुत बढ़िया सिंपल सा सवाल है। देखो मैं आपको एक ही स्टेप में करवा दूंगा। मनोज ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी, रिपेयर पर 3,000 खर्च किए, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या आएगा, इस मोटरसाइकिल का टोटल कॉस्ट क्या आएगा। 22,000 में खरीदी, 3,000 रिपेयर पे खर्च किए, 25,000 रुपए। फिर जब मंजीत ने इसको बेचा तो मंजीत को मोटरसाइकिल बेचने से 12% का प्रॉफिट हुआ, 12% का।
सवाल यह है अगर 500 रुपए कम में बेचता तो लाभ क्या होता। मंजीत ने एक मोटरसाइकिल बेची, 12% प्रॉफिट हुआ। अगर मंजीत 500 रुपए कम में बेचता तो मंजीत को प्रॉफिट भी 12% से 500 रुपए कम होगा। भाई आप सामान जितने रुपए कम में बेचोगे, सेलिंग प्राइस जितना कम करोगे, पैसा उतना जेब में कम आएगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ही घट जाएगा। अगर 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, अगर 500 रुपए कम में बेचेगा तो प्रॉफिट भी 500 रुपए घट जाएगा। लेकिन आंसर तो परसेंटेज में बताना है ना। टोटल सीपी कितना है? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए के सीपी पे आपका प्रॉफिट 500 रुपए घट जाएगा। परसेंटेज में कितना है बेटा? 2% नहीं है क्या ये? क्या 25,000 का 2% नहीं होता 500 रुपए? यानी आपका प्रॉफिट 12% से 2% घट के रह जाएगा 10%। अब आप 10% प्रॉफिट होगा। ये तरीका है इसको करने का बिना कैलकुलेशन के। आगे चलते हैं अगला टाइप। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अगला टाइप, और आज की क्लास का आखिरी टाइप भी होगा ये। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपका पेपर 40 शिफ्ट में हो रहा है तो कम से कम 10 शिफ्ट में तो इस टाइप पे सवाल आना कंफर्म है। ध्यान से सुनिएगा। आप दो वस्तु खरीदते हो, किसी भी दाम में खरीदो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आप दो वस्तु खरीदते हो और खरीदने के बाद उन दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हो। सेल एट सेम सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप का नाम क्या है? सेम सेलिंग प्राइस। क्या नाम है टाइप का? सेम सेलिंग प्राइस। मान लीजिए आप दो वस्तु खरीदते हो, किसी भी दाम में खरीदे, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। खरीदने के बाद आप इन दोनों वस्तुओं को समान बिक्री मूल्य पर बेचते हो। लेकिन बेचने से क्या होता है? जब आप दोनों वस्तु को बेचते हो तो हुआ ये कि एक वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी वस्तु को बेचने से आपको X% का लॉस हुआ। एक वस्तु पे X% प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पे X% लॉस हुआ। यानी कि यहां देखो X दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह X% प्रॉफिट है, दूसरी जगह दूसरी वस्तु पे X% लॉस है। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल हमेशा आपको लॉस ही होगा। पूरे ट्रांजैक्शन में दोनों वस्तुओं की कुल लागत पे आपको हमेशा लॉस ही होगा। ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? X² बटे 100% हमेशा आपको लॉस ही होगा। इसे याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, ये एक ट्रिक है, याद कर लो। अगर आप दो वस्तु बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस पर, एक वस्तु पर बेचने से X% प्रॉफिट होता है, दूसरी वस्तु को बेचने से X% लॉस होता है, तो दोनों पर कुल मिलाकर ओवरऑल आपको X² बटे 100% लॉस ही होगा। हमेशा पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस ही होगा। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने दो वस्तु बेची। मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि आप दो आर्टिकल बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस पर। एक आर्टिकल को बेचने से आपको 20% प्रॉफिट होता है, दूसरे आर्टिकल को बेचने से आपको 20% लॉस होता है ना, लॉस। तो मैं आपसे पूछता हूं ओवरऑल क्या होगा आपको पूरे ट्रांजैक्शन में? ओवरऑल आपको क्या होगा? कितने % प्रॉफिट लॉस होगा? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर आप दो वस्तु सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हो, एक वस्तु पर अगर आपको 20% प्रॉफिट है, दूसरे को बेचने से 20% लॉस है, तो दोनों वस्तुओं की कुल लागत पे आपको हमेशा लॉस ही होगा। कितना? 20 का स्क्वायर 100 बटे 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 400 बटे 100। ओवरऑल आपको 4% लॉस होगा दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर। ये आंसर आ गया प्यारे दोस्त। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है कि नहीं? अब मैं बहुत से बच्चों के डाउट आ रहा होगा, वो सोच रहे कि सक्सेसिव है, सर ने +X और -X का सक्सेसिव कर दिया। अपने मन से वहम निकाल दीजिए, सक्सेसिव नहीं है। दिस इज नॉट सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव होता है ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये अलग चीज है ना।
ये मत सोचना कि ये प्लस एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव करके फॉर्मूला आ गया, इसका सक्सेसिव से कोई लेना देना नहीं है। आप दो वस्तु बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस ही होगा। ये एक डायरेक्ट ट्रिक है, ये रेशियो से आई है। मैं आपको चलो समझा देता हूं प्रूफ करके। आप दो वस्तु बेचते हो, ये है सीपी और ये एसपी, ठीक है बच्चों। तो आपने पहली वस्तु बेची, पहली वस्तु को बेचने से आपको 20% प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब पहली वस्तु का अगर सीपी 5 है तो 5 पे 1 का प्रॉफिट है, तो वस्तु बिकी कितने में? 6 में। आपने दूसरी वस्तु को बेचा, दूसरी वस्तु को बेचने से आपको 20% लॉस हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5, 1/5 लॉस हुआ, यानी कि सेकंड वस्तु का अगर सीपी 5 है तो 5 का सामान बिका कितने में बच्चों? 4 में, है ना। सेकंड वस्तु का सीपी 5 है, 5 का सामान 4 में बिका, यही है, यही है बच्चों। ये दोनों आर्टिकल के सीपीएसपी का रेशियो है। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि दोनों वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया है। यहां पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 है, दूसरी का सेलिंग प्राइस 4 है। यार ये तो गलत बात है, यहां तो सेलिंग प्राइस सेम है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा बच्चों, इक्वल करना पड़ेगा। यहां सेलिंग प्राइस 6 है, यहां 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम 12। 6 को 12 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, इस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, 4 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे। तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा जी 6 दूनी 12। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना भाई। यहां पे मुझे 6 और 4 को इक्वल बनाना, 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा। पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये हो गया 3 चौक 12। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान से देखेंगे, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस भी सेम है 12, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है 12 12। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल का मतलब टोटल, ओवरऑल का मतलब है मेरे प्यारे भाई दोनों वस्तुओं के कुल लागत पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों वस्तु का टोटल सीपी कितना है? पहली वस्तु का सीपी 10 है, दूसरी का 15 है, 10 + 15 25। दोनों वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है। दोनों वस्तु बिकी कितने में? 12 12 12 12 24 में बिकी। दोनों वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है, दोनों वस्तु 24 में बिकी। 25 का सामान 24 में बिका तो आपको 1 का लॉस हुआ। कितने पर? 25 के टोटल सीपी पर। परसेंटेज में कितना? 4%। क्या आगे नहीं गया? 4%। तो ये सक्सेसिव नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक मेथड है करने का, और ये डायरेक्ट ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्त जो मैंने आपको याद करने के लिए कही। डायरेक्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ये बेसिक से करना नहीं पड़ेगा दोस्त। समझ में आया ना बच्चे? अगर आप x मान के करोगे ना कि x% मान के, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है आपको आज से कि अगर दो वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, एक वस्तु पर x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा आपको लॉस ही होगा। दोनों पे मिलाकर कितना? x²/100%। बेसिक मेथड भी मैंने आपको समझाया, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक ही आपको याद रखनी है पेपर में। चले सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ। एक आदमी ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कार बेची। एक पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इस गेन और लॉस। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? एक आदमी ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कार बेची। इस 60,000 से कोई मतलब नहीं है, बस इस मुझे यह फायदा हुआ कि एक आदमी ने 2 कारें बेची हैं, दोनों सेम दाम में बेची। दोनों ही कार 60,000 रुपए ईच में बेची गई हैं, यानी कि दोनों कार का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ, तो ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा 4%। डायरेक्ट बता दिया बच्चों, ये तो मैंने आपको, है ना। ये करिए सवाल नंबर 20। करो।
एक दुकानदार ने दो आर्टिकल में से प्रत्येक को 9639 रुपीज में बेचा। एक पर उसने 19% प्रॉफिट प्राप्त किया, दूसरे पर 19% लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि क्या है? ओवरऑल गेन या जो है लॉस क्या? एक आदमी ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 9639 में बेचा, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर एक पे 19% प्रॉफिट है, दूसरी पे 19% लॉस है, तो ओवरऑल उसे गेन तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा बच्चों। कितना लॉस होगा? ओवरऑल उसे 19 का स्क्वायर बटे 100, 361/100, यानी कि 3.61% लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा सवाल का? डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बताइएगा बच्चे। हाँ करेंगे। सवाल नंबर 21 जीडी 2025 के पेपर का बनाओ। गिल एक ही प्राइस पर दो कुत्ते बेचता है। गिल ने दो कुत्ते बेचे सेम प्राइस पर, यानी कि सेम एसपी। गिल ने दो कुत्ते बेचे सेम सेलिंग प्राइस पर। एक पर 22% प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 22% लॉस होता है। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ऐसे सवाल में कभी प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, हमेशा लॉस होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। कितना? 22 का स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100%, 484/100, 4.84% आपको लॉस होगा। चलिए ये बताइए। Two articles were sold for 1200 rupee each. First was sold at 8.5% loss, second at 8.5% profit. Find overall profit या लॉस परसेंटेज। दो आर्टिकल में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। आपने दो आर्टिकल बेचे हैं सेम सेलिंग प्राइस पर। इस 1200 रुपए की कोई जरूरत नहीं है, यह आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप पूरी जबरदस्ती कैलकुलेशन करने लगो। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे सेम सेलिंग प्राइस पर। पहले पे 8.5% लॉस हुआ, दूसरे पे 8.5% प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल क्या होगा? हमेशा लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? 8.5 का स्क्वायर बटे 100%। अब 8.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 72/25। 85 का वर्ग होता है 8 नाम 72/25, तो 72.25। 72.25 को 100 से भाग करेंगे तो 0.7225% आपको लॉस होगा। इस सवाल का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां 23। करिए। एक घर, अब एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। एक घर एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, है ना। आपके पास एक घर है और एक दुकान है। घर को भी 2 लाख रुपए में बेचा है, दुकान को भी 2 लाख रुपए में बेचा है। सवाल है मकान पर 10% लॉस हुआ, दुकान पर 10% प्रॉफिट हुआ। मकान को बेचने से आपको 10% लॉस होता है, दुकान को बेचने से 10% प्रॉफिट होता है। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? तो पूरे सौदे का परिणाम लॉस में जाएगा, यानी कि नो लॉस नो गेन वाला आंसर तो है नहीं भाई। अगर आपने दुकान को 10% लॉस, मकान पे 10% लॉस हुआ है, दुकान पे 10% प्रॉफिट, तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 1% लॉस, 1% लॉस होगा। लेकिन इस बार आपसे यहां पर परसेंटेज नहीं पूछी, एग्जैक्ट रुपए में पूछा है। अब आप बताओ कैसे निकालेंगे। देखो सीपी प्यारे बच्चों 100% होता है। क्या पूछा? पूरे सौदे का परिणाम, जो टोटल सीपी होता है वो 100% होता है। कुल लागत मूल्य है 100%। अगर 100% पे 1% लॉस हुआ प्यारे दोस्त, 100% पे 1% लॉस हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 99% में। अगर टोटल सीपी 100% है तो 100% पे 1% लॉस हुआ, तो वस्तुएं बिकी कितने में? 99% में। जबकि कितने में बिकी भाई? आपने घर भी 2 लाख में बेचा, दुकान भी 2 लाख में बेचा, तो कुल सामान बिका 4 लाख रुपए का। तो 99% की जो वैल्यू है बच्चों वो 4 लाख रुपए के बराबर है। तो यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी, 1% की, वो 4/99 लाख होगी। और 1% ही क्या हुआ वस्तु पे? 1% ही पूरे सौदे में आपको लॉस हुआ है, तो लॉस आया 4/99 लाख, है ना। ये ध्यान रखेगा।
ओवरऑल का मतलब दोनों वस्तुओं के कुल लागत पे आपको कितना लाभ होगा। अगर दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी 100% है तो 1% लॉस हुआ, तो बिका कितने में, 99% में। जबकि दोनों वस्तु बिकी हैं 4 लाख रुपए की, 99% मतलब 4 लाख, लॉस हुआ 1%, 1% 4/99 लाख, खत्म। ये बताइए 24वां सवाल। एक आदमी दो गाय को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है। एक आदमी ने दो गाय बेची 15,640 रुपए ईच, दोनों गाय सेम सेलिंग प्राइस पर बेची हैं। एक गाय पर आदमी को 15% प्रॉफिट होता है और दूसरी गाय पर उस आदमी को 15% का लॉस होता है। ठीक है, सवाल है उसका कुल लाभ या हानि बताओ। दो गाय सेम सेलिंग प्राइस पर बेची हैं, एक पे 15% प्रॉफिट, दूसरे पे 15% लॉस, तो ओवरऑल हमेशा लॉस ही होना है, गेन तो होगा ही नहीं। दो ऑप्शन तो देखते ही कट गए, या तो आंसर ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। आपको हमेशा लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा, 15 का स्क्वायर बटे 100। ठीक बच्चों, यह आएगा 200। ओवरऑल हमेशा आपको लॉस ही होगा, 225 बटे 100, 2.25% आपको लॉस होगा प्यारे दोस्त। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, लेकिन आंसर किसमें पूछा है प्यारे दोस्तों, रुपए में। अब देखो बड़ी खतरनाक परसेंटेज है, हम इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 2.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई, 2 प्लस 0.25 आ गया 1/4, 2 प्लस 0.25 आ गया 1/4, यानी कि 9/4%। 9/4%, परसेंट का मतलब 1/100, तो परसेंट को अगर 1/100 लिखोगे तो 9/400 ही आया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल सीपी 400 है दोनों गाय का, तो 400 पे आपको 9 का लॉस हुआ है ना। 9 का मल्टीपल वैसे ऑप्शन सारे हैं, 400 पे 9 का लॉस हुआ है, तो गाय बिकी कितने में, 400 में से 9 घटाएंगे 391 में गाय बिकी है। जबकि गाय बिकी कितने में प्यारे बच्चों, 15,640 रुपए में। तो 391 की वैल्यू हुई सवाल में 15,640 रुपए की एक गाय बिकी है। दो गाय कितने की बिकी है, गुणा 2, है ना बच्चों। यहां गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। गाय का टोटल सीपी 400 है, 400 पे 9 का लॉस हुआ, तो बिकी कितने में, 391 में। आप एक गाय 15,640 रुपए की बेच रहे हो, दो गाय बेची है कितने की, सेम सेलिंग प्राइस से 15,640 गुणा 2, कितने गुणा है, तो आप देखोगे 391 से जाना चाहिए भैया पूरा, 40 बार चला गया 80, 40 दूनी 80, 80 गुना आ गया, है ना। 80 गुना है ये, 400 चौका 1600 से 36 कम है, 80 गुना। अगर ये 80 गुना है तो आपको लॉस कितना हो रहा है बच्चों, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू भी 80 गुना आएगी, यानी कि 720 रुपए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए आंसर आ गया। मुझे लगता है सभी बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके समझ में आ गई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 25, करो। हैं, बनाइए। श्रीमान ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी, ठीक है। इस साल उन्होंने प्रत्येक पेंटिंग को 20,000 रुपए में बेच दिया। एक पेंटिंग में 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 25% लॉस हुआ, कुल लाभ या हानि क्या होगा। मिस्टर ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी और दोनों पेंटिंग को इस साल बेच दिया 20,000 रुपए ईच। दोनों पेंटिंग को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। एक पेंटिंग पे मिस्टर ए को 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पेंटिंग पर 25% लॉस हुआ, तो ओवरऑल तो हमेशा उसे लॉस ही होगा। कितना, 25 का स्क्वायर 625/100, ओवरऑल उसे 6.25% लॉस होगा। 25 का स्क्वायर 625/6.25% लॉस, अर्न तो होगा ही नहीं बेटा। ये आंसर तो संभव ही नहीं है, या तो आंसर ए है या बी है। ओवरऑल हमेशा उसे लॉस होगा 6.25%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16। यानी कि अगर टोटल सीपी 16 है तो 16 पे 1 का लॉस हुआ। फ्रैक्शन में इजी है ना कैलकुलेशन। अगर टोटल सीपी 16 पे 1 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 15 यूनिट में, जबकि बिका कितने में,
एक पेंटिंग 20,000 रुपए की, दो पेंटिंग बिकी है 40,000 रुपए की, तो 15 यूनिट की वैल्यू 40,000 रुपए है, तो लॉस हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताइए बच्चों? 40,000 को 15 से भाग देंगे तो किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा बेटा 8 से, 8 से नहीं 5 से। 5 अट्टे 40, 5 तिया 15, 8,000/3 रुपए, ये आ गया लॉस, है ना भाई? लॉस हुआ प्यारे दोस्तों 1 यूनिट, एक की वैल्यू 8,000/3 आ गई, यानी कि 2700 से कम। ही लॉस्ट लेस देन 2,700 रुपीज, बी ऑप्शन। 2700 रुपए से कम आएगा ना, क्योंकि 8100 को 3 से भाग करते तब आता है 2700, ये तो 8,000 को 3 से भाग करेंगे, 2700 से कम आएगा, बी ऑप्शन। खत्म। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है। बताओ बच्चों, क्या आप इस टाइप के सवाल अब पेपर में कर लोगे, हां या ना बताइए? क्या आप इस टाइप के सवाल पेपर में कर लोगे? मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। सर 2026 की न्यू बुक लॉन्च कब होगी अर्थमेटिक की? बेटा न्यू बुक पे हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, न्यू बुक से पहले हमने आपको लॉन्च कर दिया है। आप जाइए हमारी एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चन सी तो लगाने, ये रहे सीजीएल का पेपर हुआ, ये रहा प्रीवियस ईयर के बेटा 2025 का पेपर अभी जो करवाया है ना, एडिक्विटी के सारे हमने फ्री डलवा दिए मॉक टेस्ट, ये कहीं और उपलब्ध नहीं है, फ्री में बेटा। ये सब मॉक टेस्ट जो है 2025 का जो पेपर हुआ है एसएससी के सारे, उसके बाद जो है हमने यहां सीएचएसएल के भी प्रीवियस ईयर के देखिए 2025 के टेस्ट हमने फ्री डलवा दिए। अब जैसे हर 2 दिन में एक टेस्ट खुलता जाएगा, आप लगाते जाओ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा और आना भी चाहिए, है ना, कि सर हम दो वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक वस्तु, यहां एक वस्तु पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, यही ना भाई? डाउट आ रहा है? अगर ऐसा हो कि अलग परसेंट प्रॉफिट और अलग परसेंट लॉस हो, ये X सेम ना हो, अलग अलग हो, तो उस सवाल को कैसे करेंगे? डाउट आ रहा है? बिल्कुल डाउट आना चाहिए। लंबा टाइप है बेटा, आज खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए उस टाइप को मैं करवाऊंगा कल, ठीक है बच्चे? कल हम सेम सेलिंग प्राइस पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और उसको खत्म भी करेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए, चलो भाई, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।